तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था टीच एंड लीड करने का, लेकिन डेफिनेटली आपकी तरफ से बहुत अच्छी सर्विसेज मिली। हमने 6 अक्टूबर को अप्लाई की है। 27 जनवरी 2024 को वो स्टेटस चेंज की ईमेल आई अप्रूव की। So once again, thank you so much. Congratulations. And it always seems impossible until it's done. Hey guys, this is the Abubakar Adil from Superior Consulting. Once again with all of you presenting you another massive success story. आज हमारे साथ एक और US EB2 NIW के सक्सेसफुल क्लाइंट मौजूद है जिनकी पिटिशन अप्रूव हुई है कल ही। और हमें इस खबर के बारे में जब पता चला तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे। काफ़ी डियर क्लाइंट है हमारे, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तानी प्रोफेशनल हैं और ई कॉमर्स डेवलपमेंट की फील्ड में काम करें, एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के, और करंटली जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर बेस्ड है। तो इनकी पिटिशन अप्रूव हुई है काफ़ी कम टाइम के अंदर, मेरा ख्याल है 3.5-4 महीने के अंदर। तो आज इनकी मुलाकात आपसे करवाएंगे, इनका प्रोफाइल आपसे शेयर करेंगे, इनके एक्सपीरियंस जानेंगे सुपीरियर कंसल्टिंग के साथ। तो वेलकम करते हैं मिस्टर फ़खर अब्बास को। अस्सलाम वालेकुम फ़खर साहब। जी वालेकुम सलाम सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बेस्ट सर्विसेज दी। लाइक उन टाइमिंग में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी मूव कर रहा था न्यूजीलैंड में फैमिली के साथ, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था टीच एंड लीड करने का और ये सारा कुछ, लेकिन डेफिनेटली आपकी तरफ से बहुत अच्छी सर्विसेज मिली। ज़बरदस्त। तो फ़खर भाई थोड़ा सा अगर हम रीकैप करें और फ्लैशबैक में जाए तो बताइएगा कि ये जो प्रोग्राम है EB2 NIW, इसके बारे में कब ख्याल आया, कब सोचना शुरू किया? और फिर जब आप ज़ाहिर सर्चिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस फील्ड में कौन कौन काम कर रहा है, प्रोफेशनल्स कौन है, जी किससे काम करवाना चाहिए। तो बिला फिर आपने सुपीरियर कंसल्टिंग को एज योर रिप्रेजेंटेटिव क्यों चूज़ किया, कैसे चूज़ किया? एक्चुअली भाई मैंने जब स्टार्ट में न्यूजीलैंड आया था, न्यूजीलैंड में जॉब करता रहा। ड्यूरिंग कोविड मैं पाकिस्तान वापस आ गया, तो पाकिस्तान में मैं US बेस्ड कंपनीज के साथ रिमोटली जॉब कर रहा था। उनकी तरफ से मुझे ऑफर थी, कुछ एग्रीमेंट थे, 2-3 कंपनी थी। तो मुझे ये फील हुआ कि मुझे US मूव करना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड एक लाइक नो डाउट एक अच्छा कंट्री है, लेकिन एक मेरी फील्ड के रिलेटेड मार्केट में जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। तो मैं इस बारे में सोच रहा था, एक दोस्त से भी डिस्कस किया कि यार मैं सोच रहा हूँ कोई स्टडी बेसिस पे करें या इस तरह ट्राई करूँ मैं GRE करके। तो उन्होंने मुझे बताया जी कि एक स्पेशल कैटेगरी है EB2 NIW, तो सही। आप उसमें ट्राई करें। उसके बाद मैंने तकरीबन 20 से 30 डेज पाकिस्तान में रह के काफ़ी सर्च की है। फिर काफ़ी कंसल्टेंट को मैंने देखा है, ओवरसीज़ भी देखे हैं, ये 1-2 पाकिस्तान में भी देखे हैं। फिर मेरी आदिल भाई से बात हुई है, उनसे बात करके मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली कि मैं इस जगह पे मैं जो देखना चाह रहा था, बेसिकली जो कंसल्टेंट में ये सारी चीज़ें इनमें अवेलेबल है। तो आई थिंक एक मीटिंग हुई थी उनके साथ मेरी, तो देन मैंने उनके साथ ये डन कर दिया था फिर तरह। ज़बरदस्त। तो फ़खर भाई थोड़ा सा हमारी आवाम को रिलेट करने के लिए, थोड़ा इंसाइट्स देने के लिए बताइएगा अपना प्रोफाइल शुरू से थोड़ा सा, कि एजुकेशन बैकग्राउंड एग्जैक्टली क्या होल्ड कर रहे हैं, कौन से क्रेडेंशियल्स हैं और कितना तजुर्बा है अपनी फील्ड में, और कौन सा जो है वो स्पेसिफिक डोमेन है जो आप फोकस करते जी श्योर, मैंने बेसिकली BS IT ऑनर्स की है पंजाब यूनिवर्सिटी से, लाहौर से। देन मैंने एक IT हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज IT कंसल्टेंट। एंड उसके बाद मैंने साथ ही अपना MS स्टार्ट कर दिया कॉमसर्स लाहौर से, कंप्यूटर साइंस। ड्यूरिंग माई MS मैंने कुछ 4 और 5 पब्लिकेशन की हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ रिसर्च पब्लिकेशन। आफ्टर MS मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है गुजरांवाला एज ए लेक्चरर। उधर मैं करता रहा 1 ईयर विजिटिंग लेक्चरर। उधर मेरे कोलीग थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप PhD के लिए अप्लाई करें न्यूजीलैंड। तो मैंने फिर कुछ सुपरवाइज़र को सर्च किया और उसके लिए अप्लाई किया। मेरा एडमिशन हो गया PhD के लिए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में मैं एज अ PhD गया था, लेकिन इससे पहले मैं एज अ फ्रीलांसिंग काम कर रहा था डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, जो न्यूजीलैंड बेस्ड और ऑस्ट्रेलियन बेस्ड थे। तो इधर आया हूँ तो मुझे विद इन 7 to 8 months बाद मुझे एक जॉब ऑफर आ गई क्लाइंट की तरफ से। तो मैंने फिर फुल टाइम उन्हें ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद फिर मैं इधर जॉब करता रहा एज ए डेवलपर विद इंटरनेशनल कंपनी। ड्यूरिंग कोविड पाकिस्तान चला गया, फिर कुछ मुझे जॉब ऑफर आई USA से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरह फिर मैंने उनसे कंटिन्यू करता रहा। हैं? ज़बरदस्त। तो नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स प्रोफाइल का काफ़ी अच्छा आपने ओवरव्यू दे दिया।
हमारे नाजरीन के जानने के लिए कि जो एक ही सवाल मैं सबसे करता हूँ कि सुपीरियर कंसल्टिंग के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, कब शुरुआत की थी एग्जैक्टली, अगर थोड़ा सा हम याद कर सकें, और पिटिशन कब सबमिट की और कितने टाइम में अप्रूवल हमें रिसीव हुआ? जी मैंने सुपीरियर कंसल्टेंट से किया था मार्च अप्रैल में 2023 में। एंड देन उसके बाद मेरा फैमिली के वीज़े आगे न्यूजीलैंड के, मैं फैमिली मूव कर गया जून जुलाई में। फिर आपसे मेरी कम्युनिकेशन नहीं हो सकी थी। आई थिंक जून जुलाई में मैंने दोबारा किया, कम्युनिकेशन स्टार्ट की। एंड देन हमने 6 अक्टूबर को अप्लाई की है, पिटीशन अप्लाई की थी, उन्हें रिसीव हो चुकी थी। आफ्टर 1 वीक मेरे दोस्त को वो बेसिकली लेटर रिसीव हो चुका था, यूएस का जो एड्रेस दिया था, और आपकी तरफ से भी ईमेल आ गई थी कि वो उन्हें रिसीव हो चुका है। एंड आई 27 जनवरी 2024 को वो स्टेटस चेंज की ईमेल आई, अप्रूव्ड की। और आज जो उनकी तरफ से ईमेल आई है वो बेसिकली एनवीसी की तरफ केस प्रोसेसिंग की आई है। जबरदस्त जबरदस्त। तो फकर भाई, इस पूरे प्रोसेस में जब हमारी टीम के साथ आप डील कर रहे थे, तो कोई ऐसा फायरवॉल तो नहीं था इन टर्म्स ऑफ कि भाई कम्युनिकेशन वगैरह में ईमेल वगैरह का जवाब मिल जाता था, व्हाट्सएप पे अगर आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे तो जवाब मिल जाते थे, ज़्यादा कोई डिले वगैरह तो नहीं आया? जी जी, बेसिकली इसमें कम्युनिकेशन का लैक और जो ब्लॉकेज आई थी वो मेरी तरफ से थी। वो इस वजह से कि टाइमिंग डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 8 आवर्स का टाइमिंग डिफरेंस है। लेकिन अदरवाइज मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, ऐसा मेरी कम्युनिकेशन होती रही है। जब भी मैंने रिस्पांस करा करता था वो टाइमली रिस्पांस करते थे। इनके सम टाइम मेरी मीटिंग भी डिले हुई उनके साथ क्योंकि मेरा टाइम डिफरेंस था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा केस हैंडल किया है। फिर जब जिस दिन की पिटीशन फाइल करनी थी, फिर मेरी उनके साथ 30 मिनट्स वीडियो कॉल हुई है। उन्होंने ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट मुझे दिखाया कि हमने किस तरह अरेंज किया करके, कोई इसमें मिसिंग है। तो एट दैट टाइम भी मैंने कुछ चेंजेस करवाई थी पिटीशन से पहले, तो उन्होंने उसी वक्त चेंजेस करके फिर मुझसे अप्रूवल लेके देन फिर उसे अप्लाई किया। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि EB-2 NIW का जो प्रोसेस है, आप हाईली स्किल्ड एप्लीकेंट के तौर पर जब अप्लाई कर रहे हैं तो बड़ा ज़रूरी है पिटिशंस को रिव्यू करना, करवाना भी। और हमारे यहाँ भी एक यही सिस्टम है, टियर सिस्टम है कि जब हमारे प्रोसेसिंग ऑफिसर्स उसके पर काम करते हैं तो फिर जो है वो रिव्यू करते हैं। पर्सनली मेरे पास भी आती है, रिव्यू के लिए आता है, सबके पास भी आती है, ताकि कोई लीप होल ना रहे। और फिर फाइनली क्लाइंट से इनपुट लेना ज़रूरी है, क्योंकि जी अगर आपसे बंद करके भेज देंगे तो क्योंकि आपका अपना प्रोफाइल है, बेहतर तरीके से आप जानते हैं, और एक क्लोज कोलैबोरेशन होती है, ज़ाहिर है, टेक्स टू मेक अ क्वारंट। तो वो करके जो है वो आप अच्छे नताइज फिर सामने लेके आ सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्टली फ़खर भाई, कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जो थोड़ा सा स्केप्टिकल होते हैं EB-2 के हवाले से, क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा, या कोई बहुत ज़्यादा कुछ टू गुड टू बी ट्रू तो नहीं है, आइल्स भी नहीं चाहिए, एज लिमिट भी नहीं चाहिए, तो क्या कोई ऐसा वो तो नहीं है इसमें? लिटरली मैं आपको बताऊं कि मैंने बेसिकली आपसे कंसल्ट करने के बाद तकरीबन 4 से 5 यूएस अटर्नी से भी मेरी बात हुई, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, उनसे मैंने मीटिंग्स भी की थी। लाइक मैंने 5 से की था, उनसे कांटेक्ट किया था। ऑलमोस्ट 3 to 4 ने मुझे कहा था कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने पब्लिकेशंस की हैं, प्रोफाइल अच्छी है, लेकिन आपकी रिसर्च पब्लिकेशन में काफ़ी डिले आ चुके हैं 2015 एंड 17 में। और इट्स एक एक दो की तरफ से मुझे रिस्पांस आया था, इट्स 50 to 60%। तो फिर मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो गया था कि क्या मैं इसकी तरफ जाऊं या ना जाऊं। लेकिन फिर आदिल भाई से मेरी बात हुई तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गिव अ स्टेप, देखें डेफिनेटली क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। हाँ, नहीं ज़रूरी है, चूँकि यूएस अटॉर्नीज़ का थोड़ा-सा वो होता है कि ज़ाहिर है अच्छा काम करते हैं और एक्सपीरियंस भी होते हैं। बट कई जगहों पर हम बता भी चुके हैं, आदिल साहब ने भी अपने अपीयरेंसेस में बताया कि लोग बाकायदा यूएस के अटॉर्नीज़ चलते हुए केसेस भी हमें छोड़-छोड़ कर देते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि जब ज़ाहिर है आप लोकल ग्राउंड्स पे भी अगर अवेलेबल हैं बहुत हद तक, तो आपको हालात का पता है, क्रेडेंशियल्स का पता है, उस पाकिस्तानी क्वालिफ़िकेशन को या एक्सपीरियंस को किस तरीके से डिफेंड करना है। तो वो चूँकि हम महारत रखते हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं और सिर्फ EB-2 नहीं कर रहे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हमें पता है कि किस तरीके से जस्टिफाई करना है। तो वो कुछ जगहों पर जो है वो लोगों को वो डीमोटिवेट कर देते हैं। बट वही है कि आप फाइट पूरी करें। ज़ाहिर है रिजल्ट्स तो किसी के हाथ में नहीं होते, और बट ये है कि आप डेफिनेटली जो है वो ट्राई पूरा करें, एंड देन ऑब्वियसली लाइफ में आपको कभी ना कभी तो वो रिस्क फैक्टर लेना ही है और चांस लेना ही नहीं है। नहीं, वो जो हज़रात लेते हैं तो फिर ज़ाहिर है वही है कामयाबी भी बात लिटरली मैं आपको बताऊं कि मुझे थोड़ी सी जब मैंने इसकी रिसर्च की है तो मुझे लगा कि मे बी अप्रूवल मे बी 9 मंथ्स मे बी 2 ईयर्स में है। तो मैंने बेसिकली GRE की बुक्स बाई की थी इंटरनेशनली रिसेंटली लास्ट वीक, कि मैं ना कुछ स्टडी के लिए ट्राई करता हूँ।
उधर जाके फिर अगर अप्रूवल आ जाती है तो स्टेटस उस चेन की तरफ जाऊंगा, लेकिन ये बहुत क्विकली है। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना क्विकली होगा इसमें। जी हाँ, नहीं काफ़ी काफ़ी अच्छा चल रहा है इस वक्त ये जी प्रोग्राम। और हम कोशिश करते हैं कि जो प्रोफाइल्स हैं वो छान भटक करके लें। हर हर बंदा वेलकम नज़र तो आता है बज़ाहिर क्राइटेरिया के हिसाब से, बट उस तरीके से हर बंदा फिर भी क्वालिफाई नहीं करता, तो बड़ा स्मूथली उसको लेके भी चलना है और बड़ा बारीकबीनी से जो है वो आपको पिटिशन जी डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि हार्ड कॉपी पिटिशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है कि आपको पॉइंट्स के साथ करनी है क्रेडेंशियल्स। तो उसमें पिटिशन में जो जितना अच्छा अपने आप को सेल कर देगा वीज़ा ऑफिसर को, वो कामयाब हो जाता है। फ़खर भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त थैंक यू दिया सो हमें। मच। थैंक रात हो रही है न्यूज़ीलैंड में, तो आप जो जी है वो टाइम पे जाना, कल भी हमारी बात चल रही थी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस, एंड हम इसी तरीके से होपफुल भी हैं, दुआगो भी हैं कि आगे का जो थोड़ा-सा प्रोसेस रह गया है, वो भी हम कामयाबी के साथ मुकम्मल करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू फ़खर भाई, थैंक यू। ओके।